हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे व्यंजन प्राण के आधार पर, व्यंजनों के भेद प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। का वर्गीकरण। अब यहाँ ये समझना है कि प्राण का मतलब क्या होता है। प्राण का मतलब हो जाएगा यहाँ हवा। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा कितनी निकल रही है, उस आधार पे हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। ओके, तो यहाँ प्राण का मतलब क्या हो जाएगा, हवा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्राण का मतलब श्वास। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्वास मतलब क्या हो जाएगा, हमारी सांसें। ठीक है, हवा हमारे मुख से क्या निकलती है, हवा ही निकलती है, जिस कारण हम बोल पाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या फिर प्राण के आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वो दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, 2 भाग में किया गया है। ओके, तो ये 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा हमारा अल्प प्राण और एक हो जाएगा हमारा महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। अब यहां देखो कि अल्प का मतलब क्या हो जाएगा। देखो, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब क्या है, हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलती है, उन व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और यहाँ महा मतलब होता है ज़्यादा। ओके, तो महाप्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, उन व्यंजनों को किसके अंतर्गत रखेंगे, हम महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे। ओके, तो यहाँ अल्प का मतलब क्या हो जाएगा, कम। ओके, अल्प का मतलब ही होता है कम, और यहाँ हो जाएगा महा का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, और प्राण का मतलब मैंने बता दिया आपको, हवा होता है। ओके, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अल्प प्राण की। देखो, अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकल रही है, ठीक है, या फिर कम हवा की आवश्यकता होती है, उन व्यंजनों को किसके अंतर्गत रखेंगे, हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु यानी कम हवा की आवश्यकता होती है, ओके, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत। ठीक है, अब अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे ही हम महाप्राण की डेफिनेशन देख लेते हैं। महाप्राण देखो जी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अल्प प्राण का। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण होता है। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। ओके, जिन व्यंजनों के उच्चारण में आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा वायु लगती है या फिर ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है, ज़्यादा वायु लगती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन में हमने क्या देखा था, कचट तप। ठीक है, आपको याद होगा क से म तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। तो क से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हमने क्या बोला है, क वर्ग में जो आ रहा था, क ख ग घ ण्य,
तो हमने उसको बोला था क का प्रथम वर्ग, क वर्ग का बोल दिया था, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया था, क च था तो च का प्रथम वर्ग बोल दिया था हमने, च के जितने भी अक्षर आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन से वर्ग हमने क्या किया है, इनको हम देखो, हम जब किसी वर्ण का व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा वायु निकली या फिर कम वायु निकली है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है इनको याद करने की। तो यहाँ क्या है कि जो क वर्ग है, क वर्ग का पहला, जैसे कौन सा हो गया, पहला खुद क हो गया, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो खुद क हो जाएगा, क ख ग, क ख ग और ड, डिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लर्न करने का मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ अल्प प्राण, ठीक है, तो अल्प प्राण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अ वर्णमाला कितनी है, 52 वर्णमाला है, और उन वर्णमाला में अ जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्प प्राण से याद रखेंगे कि अ में जो है, अल्प प्राण में जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वर्ण, वो पहले नंबर से होता है, ठीक है। तो अल्प प्राण का एक चीज़ याद रखना आपको कि अल्प प्राण में सारे के सारे जितने भी वर्ग के ऑड नंबर्स हैं वो सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, है ना। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ याद हो जाएगा कैसे, अ से, अ 1 नंबर पे आता है, तो अ से फर्स्ट नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का, ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हमको पता है ऑड नंबर आते हैं किसके, अल्प प्राण व्यंजनों के अंतर्गत, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ऑड 1, 3, 5, ठीक है। ऐसे ही दूसरे हो जाएंगे अपने कचट तप, याद कर रखा हम लोगों ने, कचट तप, तो यहाँ हो जाएगा अपना च, ठीक है। च के अंदर क्या, पहला खुद च हो जाएगा, ओके, च छ ज, च छ ज और निय, ओके, क च ट, ट वर्ग। अब ट वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा आ जाएगा, एक खुद ट आ जाएगा, ट ठ ड, ट ठ ड और न, ठीक है, क च ट त, त वर्ग का पहला खुद त आ जाएगा, ओके, और तीसरे नंबर का आएगा क त थ द, त थ द ध और न, ओके। ऐसे ही प, लास्ट में प आ जाएगा, ठीक है। तो प का कौन कौन सा हो जाएगा अपना, प फ ब, प फ ब भ और म, ठीक है। ऐसे हमको लर्न करना है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से हो गए वर्ग के, क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जितने भी वर्ग है उन सब का पहला, तीसरा और पांचवा, ओके। ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अल्प प्राण आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं महाप्राण पे। देखो अल्प प्राण में कौन कौन से आ गए, पहला, तीसरा और पांचवा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा महाप्राण। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे, वर्ग तो सारे आएंगे कचट तप, ठीक है, और इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो क, च, ट, त और ये प, ठीक है। तो क में कौन सा दूसरा है, क ख, क ख ग घ, ओके। यहाँ च छ, दूसरा आ जाए च छ ज, झ, ओके, ट, ट ठ ड, ठ और ड ढक्कन का, ठीक है। त थ, त दूसरा थ, ध न, ठीक है, त थ द, ध, ओके। प में कौन कौन से आ जाएंगे, फ और ब, प फ, दूसरा प फ ब भ, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प फ ब भ म, ओके। तो यहाँ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ आपको समझ में आ गया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा वायु लगती है उनको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके।
ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट चलेंगे अपन अब। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ कुछ प आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प फ ब। ओके, कंफ्यूज नहीं होना अपन को, प फ और ब। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त धन अक्षर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन पढ़ा था। संयुक्त व्यंजन में क्या हो रहा था, एक वर्ण स्वर रहित था और एक वर्ण मतलब एक से ज़्यादा वर्ण स्वर रहित थे वहाँ पे। ठीक है, उन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ण बन रहा है, तो उसको हमने क्या बोला था, संयुक्त व्यंजन बोला था हमने। ओके, तो कौन कौन से हो गए थे, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, संयुक्त अक्षर। संयुक्त धन अक्षर मतलब अक्षरों के संयुक्त रूप को हमने क्या बोला है, संयुक्त अक्षर बोला है। यहाँ पर क्या होगा, एक जो वर्ण रहेगा वो वर्ण रहेगा स्वर रहित और दूसरा वर्ण रहेगा स्वर सहित, तो उन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देंगे, संयुक्त अक्षर। अब जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न का मैं जब वर्ण विच्छेद करूँगा तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ मैंने लिया प, ठीक है, जब मैं इस प्र को तोड़ूंगा तो ये प जो रहता है वो आधा रहता है। ठीक है, जो ऐसा वाला प्र रहता है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस प्रयत्न को, ये प्रयत्न। ठीक है, जब ऐसी नीचे ऐसी जो पैर ऐसी डंडी रहती है प के नीचे, ठीक है, तो उसको कैसे तोड़ते हैं, उसको कैसे तोड़ेंगे हम, प आधा रहेगा और जो र रहता है वो पूरा का पूरा रहता है स्वर सहित। ठीक है, ये स्वर रहित हो गया, ये स्वर सहित हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्रिय य धन अ, ओके, धन त, ये त आधा हो जाएगा और न, न धन अ। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्या है, स्वर रहित है। ठीक है, और ये स्वर सहित है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया मैंने, इन दोनों को मिला दिया है, तो ये क्या बन गया, ऐसा कुछ बन गया ये। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं हम, संयुक्त अक्षर। ओके, ऐसे अक्षरों को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक स्वर रहित हो जाएगा जो त है और एक हो जाएगा न क्या, स्वर सहित। अब देखो यहाँ पर एक और अंतर क्या आता है कि ये दोनों भिन्न है, डिफरेंट वर्ण है। हमने पिछले लेक्चर में एक और चीज़ पढ़ी थी, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या हो रहा था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैंने लिया प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न। अब देखो यहाँ पर जो ये दो न है, ठीक है, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी स्वर रहित है और ये भी स्वर सहित है, लेकिन ये अंतर क्या है, देखो यहाँ पर न जो है, न का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ओके, एक वर्ण आधा है और एक वर्ण पूरा है, तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व। ओके, द्वित्व, ये रिपीटेशन हो रहा है तो इसको हम द्वित्व बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग वर्णों की अलग अलग वर्ण है, जो कि एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। तो ये कौन से हो जाएंगे, संयुक्त अक्षर, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे संयुक्त अक्षर। ओके, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन मैंने बता ही दिया आपको, छ, त्र, ज्ञ और श्र, 4 है संयुक्त व्यंजन। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा स्वर रहित व्यंजन होंगे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या, संयुक्त अक्षर। देखो संयुक्त अक्षर मैंने ये बताया, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं संयुक्त अक्षर के। तो संयुक्त अक्षर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बेस्ट। मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर एक व्यंजन स्वर रहित होगा और एक व्यंजन स्वर सहित होगा, तो उन दोनों को मिलाकर जो वर्ण बनेगा या फिर अक्षर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसमें एक
स्वर रहित व्यंजन, एक स्वर रहित व्यंजन क्या होता है? इस एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से, का भिन्न भिन्न स्वर सहित व्यंजन से, भिन्न स्वर सहित व्यंजन से। ठीक है, स्वर रहित स्वर सहित आपको बता दिया मैंने। ये काफ़ी अच्छा लिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। ठीक है, स्वर रहित और स्वर सहित। इसमें एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, व्यंजन से मेल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त अक्षर, मेल होता है। ठीक है, इसको ये सब लिख लेना। ओके, तो यहाँ देखो, फिर से बता देता हूँ भाई, इसमें एक स्वर रहित, ये रहा एक स्वर रहित। ठीक है, ये रहा स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है, और इसी में एक है स्वर सहित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे जो कटे पीटे होते हैं, ठीक है, उनको हम सीधे सीधे संयुक्त अक्षर बोल देंगे। ओके, और जो ऐसे कटे पीटे होते हैं, जो रिपीट होते हैं, उनको हम द्वित्व व्यंजन बोल देंगे। ओके, तो ये संयुक्त अक्षर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ एक और उदाहरण क्या हो जाएगा? उत्पन्न। जैसे ये उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखो, उत्पन्न को हम वर्ण विच्छेद करते हैं। उ धन आधा त, जो हो जाएगा हमारा क्या? स्वर रहित। प धन अ। ठीक है, आप थोड़ा बहुत तो वर्ण विच्छेद करना सीख ही गए होंगे। स्टार्टिंग से आप लेक्चर ले रहे होंगे तो थोड़ा बहुत वर्ण विच्छेद करना तो बिल्कुल सीख गए होंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी कुछ रूल्स है दूसरे, जैसे ये प्र का रूल था। ठीक है, और भी कुछ रूल है जो आपको मैं नेक्स्ट में अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहाँ उ धन त आधा है, प धन अ, और ये न धन पूरा न। ठीक है, तो यहाँ देखो उत्पन्न में क्या हो रहा है, यहाँ दोनों आ रहे हैं। देखो, ये जो है ये संयुक्त अक्षर है। ओके, और ये जो है रिपीटेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ आ रही है। उत्पन्न, ये त और प जो है ये अपने काय में आ जाएंगे? संयुक्त अक्षर में, और ये हो जाएंगे अपने क्या? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो ये दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, और ये स्वर सहित हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, ये स्वर रहित हो जाएगा और ये स्वर सहित हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और हम। ओके, स्थिति, स्थिति। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स आधा। ओके, और थ। ठीक है, थ में कौन सी मात्रा लग रही है? ई, छोटी ई, स्थि धन त धन छोटी ई। ठीक है, छोटी ई। ओके, ये ओके, तो ये स्थिति हो जाएगा। देखो यहाँ, अब तो आपको तो कैसे याद रखना है कि ऐसे कटे पीटे वर्ड दिखें। ठीक है, एक आधा और एक पूरा, और दोनों अलग अलग है, तो ये कौन से हो जाएंगे? संयुक्त अक्षर हो जाएंगे। और एक आधा और एक पूरा, जैसे ये हो गया आधा और एक पूरा, कहाँ गया वो? प्रसन्नपन। ठीक है, ये आधा और पूरा और सेम वर्ण दिखे तो वो हो जाएंगे किसके अंतर्गत? अपने द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अब देखेंगे अयोग, अयोगवाह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अयोगवाह। अब हम देखेंगे विदेशों से आगत या फिर ग्रहित ध्वनियाँ। विदेशों से आगत मतलब विदेशों से ली गई ध्वनियाँ, जो कि हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। विदेशों से आगत या फिर ग्रहित ध्वनियाँ। ठीक है, इस यहाँ नाम से समझ में आ रहा है आपको, ग्रहित ध्वनियाँ। ग्रहित मतलब हम लोगों ने दूसरी भाषाओं से ग्रहण की गई। ठीक है, हिंदी भाषा में जो वर्ण यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं,
मतलब ग्रहण किए गए हैं, उनको हमने क्या कहा, ग्रहित ध्वनियाँ, या फिर विदेशों से ली गई, मतलब विदेशी भाषा जो है उनसे ली गई ध्वनियाँ, जिनको हमने बोला विदेशों से आगत ध्वनियाँ। ठीक है, आगत मतलब ली गई ध्वनियाँ या आई हुई ध्वनियाँ। तो कौन कौन सी विदेशों से आगत ध्वनियाँ हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि आगत ध्वनियाँ जो कि अंग्रेजी भाषा से ली गई है, तो एक कौन सा हो जाएगा अपना, अंग्रेजी भाषा से ली गई है ना, अंग्रेजी भाषा से, मतलब इंग्लिश से हमने ले लिया गया है अंग्रेजी भाषा का। ओके, तो अंग्रेजी भाषा की हमने कौन कौन सी ली है, ओ, ये ओ, ऐसा वाला ओ, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं लगेगा, ओ। जैसे इसके उदाहरण देखें हम लोग, इसके एग्जाम्पल देखें हम, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम उसको हिंदी में भी डॉक्टर का डॉक्टर ही लिखते हैं, वैसा का वैसा यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे डॉक्टर, ये ऐसे डॉक्टर लिखेंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, इंग्लिश भाषा से ली गई भाषा है। ओके, तो यहाँ डॉक्टर हो गया। और भाषा है उर्दू, अरबी भाषा, ठीक है, अरबी फारसी भाषा, अरबी फारसी, अरबी और फारसी। ठीक है, तो अरबी फारसी भाषा से हमने कौन कौन सा लिया है, क ख ज और फ। ठीक है, और हमने एक लिया है अ। अब देखो मैंने यहाँ नीचे बिंदु लगाई है। ठीक है, कि बिंदु का मतलब ही यही है कि विदेशों से आई हुई भाषा का प्रचार है ये। ठीक है, ये जो बिंदु है इसका मतलब ही यही है कि विदेशों से आई हुई भाषा है ये। ओके, तो आपको ऑप्शन में सीधे सीधे ऐसे बिंदु वाले वर्ण दिख जाए तो आपको सीधे सीधे समझना है कि ये विदेशों से आए हुए वर्ण हैं या फिर ग्रहित ध्वनियाँ हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है तल बिंदु या फिर नुक्ता, तल बिंदु या फिर नुक्ता। ओके, नुक्ता वर्ण। ठीक है, तो आगत ध्वनियाँ, सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी है, बोलो, अ क ख ज फ। ठीक है, लाइन से एक बार आप रिपीट कर देंगे 3-4 बार तो आपको याद हो जाएगी, अ क ख ज फ। और सीधे सीधे आपको मैंने ट्रिक बता दी है कि यहाँ बिंदु आपको दिख जाए नीचे, जिसको तल बिंदु बोलते हैं या फिर नुक्ता बोलते हैं, तो ये आपको दिख जाए तो सीधे सीधे समझना कि ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, विदेशों से आई हुई ध्वनियाँ हैं या फिर ग्रहित ध्वनियाँ हैं। ओके, फिर से बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए आप, अ क ख ज फ, अ क ख ज फ। ठीक है, ये ओ तो आपको समझ में आ ही गया है कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया ओ है ये। ओके, और अरबी फारसी में कौन कौन सा हो जाएगा, अ क ख ज फ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, विदेशों से आई हुई और ग्रहित ध्वनियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अयोगवाह। ओके, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। देखो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, और ये एग्ज़ाम से तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण होते हैं 2। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, और जिसको हमने ये बिंदु से, इसका चिन्ह क्या था, ये बिंदु चिन्ह था। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह क्या था, ये 2 बिंदु, जिसके हल्का सा ह का उच्चारण आता है। ठीक है, जिसके उच्चारण में हल्का सा ह का उच्चारण आता है। तो अनुस्वार, अनुस्वार देखो क्या है, अनुस्वार हमेशा अ के साथ लिखा जाता है, मतलब अस्वर के साथ लिखा जाता है, कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता है। तो अस्वर के साथ कैसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अम। ठीक है, और इसको भी अ के साथ लिखा जाता है, इसको बोलेंगे हम अह। ओके, तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हो गए, अम और अह। ओके, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार ही अम है, ठीक है, विसर्ग ही अ है। इसको मेरे को लिखना है अनुस्वार को, तो मैं किस अवर्ण अस्वर के साथ ही लिख पाऊंगा, बिना अस्वर के साथ इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बिना अ के
इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसका? अनुस्वार और विसर्ग का। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, मैंने यहाँ इसको स्वर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है, सीधी सी बात। तो यहाँ स्वर की कैटेगरी में हमने क्यों नहीं रखा है इसको, देखो ये दिख तो रहा है स्वर जैसा, ठीक है, अ और अम, राइट, अम और अह, लेकिन जब इसका मैं उच्चारण करूँगा तो उच्चारण क्या होगा इसका, देखो अम, इसको मैं लिखता हूँ कभी उच्चारण अम, तो इसका उच्चारण व्यंजन की तरह हो रहा है। ये दिख स्वर की तरह रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो हो रहा है व्यंजन की तरह। सेम ऐसा कैसा यहाँ है, ठीक है। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अह, है ना, हल्के से ह का उच्चारण आएगा इसमें, अह। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उच्चारण व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूँ कि ये लिखने में दिखते हैं, लेखन में स्वर की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, लेखन में स्वर की तरह होते हैं। ओके, और उच्चारण में ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा रखना, ये ऐसा ही है, ठीक है, डबल मात्रा। उच्चारण में व्यंजन की तरह सुनाई देते हैं, ठीक है, उच्चारण में व्यंजन की तरह होते हैं, ठीक है। लेखन में स्वर की तरह होते हैं और उच्चारण में व्यंजन की तरह होते हैं। ओके, तो देखो इससे समझ में आ रहा है कि ना ये स्वर की कैटेगरी में आ रहे हैं ना व्यंजन की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि ना ये स्वर की कैटेगरी में आ रहे हैं ना ही व्यंजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूँ कि लेखन में स्वर की तरह होते हैं और उच्चारण में व्यंजन की तरह होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, ना स्वर की कैटेगरी में ना व्यंजन की कैटेगरी में, तो इसको हमने यहाँ बोला अयोगवाह, इसलिए हमने बोला इसको अयोग, ठीक है। ना इसका स्वर के साथ योग हो रहा है और ना ही इसका व्यंजन के साथ योग हो रहा है, इसलिए हमने इसको अयोग बोला, ठीक है। और दूसरी बात, इसको वाह क्यों बोला हमने, अयोग वाह, ठीक है, वाह इसलिए बोला हमने क्योंकि कोई ना कोई अर्थ वहन कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई अर्थ, जैसे मैं कोई शब्द लिखता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा क्रमांक, ठीक है, मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे क्रमांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अम आ रहा है, ओके, और इस अम की सहायता से यहाँ पर कोई ना कोई इसका अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना ये स्वर के साथ आ रहा है ना व्यंजन के साथ आ रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई अर्थ जरूर वहन कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई ये अर्थ वहन, मतलब वहाँ हो जाएगा अर्थ वहन करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, अयोग वाह। ओके, इसलिए इसको हमने क्या बोला, अयोग वाह वर्ण। तो यहाँ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अयोग वाह वर्ण कितने हैं, तो अयोग वाह वर्ण कितने हैं, 2 है, अम और अह। ओके, अम और अह मतलब अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोग वाह वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। और इसको अयोग वाह क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेखन में स्वर की तरह होते हैं और उच्चारण में व्यंजन की तरह होते हैं। तो इनको जातीय रूप से ना स्वर की कैटेगरी में रखा है ना ही व्यंजन की कैटेगरी में रखा है, इसलिए इनको अयोग बोला गया, ठीक है। मतलब इनका योग किसी से भी नहीं हो पा रहा है, ना स्वर से हो रहा है ना व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इनको अयोग बोला। और वाह क्यों बोला, क्योंकि ये कोई ना कोई अर्थ वहन कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई अर्थ निकल के आ रहा है, तो इनको क्या बोला, अयोग वाह वर्ण, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और हमारी टीम मोटिवेट होगी और आपको दूसरे भी अच्छे से अच्छे कोर्स प्रोवाइड करवाएगी। ओके, तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।